together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है चैम्प्स ऑन एयर. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर ओनली ऑन रेडियो मानू 90.0 FM, जहां हम मिलते हैं अपने ऐसे यंग चैम्प्स से जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, अपनी रियल लाइफ में भी बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त आरजे श्रद्धा, और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिनके पास है बुक्स का प्यार, स्टेज का कॉन्फिडेंस और फ्यूचर के लिए एक बड़ा सॉलिड प्लान. सो लेट्स वेलकम वफा ईमान. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. बताइए आप कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. और अगर आपको कुछ गर्मी वर्मी लग रही हो तो आपके लिए कुछ ठंडा वंडा मंगाते. नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन मैं अपनी बात रख सकूँ. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक्स टू यू कि आप टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो आई हैं और हम ढेर सारी बातें करेंगे आपसे. सबसे पहले ये बताओ कि अभी जब तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, स्टूडियो है और ये माहौल जो है तुम्हारे लिए नया है, तो नर्वसनेस हो रही है या तुम्हें वाकई लगा कि मैं भी आरजे की सीट तो आराम से ले सकती हूँ? आरजे की सीट आराम से ले सकते हो. ओहो, सी द कंपटीशन इज हियर. सो वफा ये बताओ कि तुमने अपने प्रोफाइल में जो लिखा है कि तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो किस किस तरह की बुक्स तुम पढ़ती हो? मैं पढ़ती हूँ मोटिवेशनल बुक्स. अभी ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है मैंने. और ज़्यादा मुझको मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, फुल ऑफ सस्पेंस, थ्रिलिंग वगैरह वगैरह. तो ये बताओ कि बुक्स पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा तो नहीं होता है कि दोस्त निगलेक्ट हो जाते हैं? होता है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ना बुक्स, तो दोस्त नेगलेक्ट हो जाते हैं. जैसे कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो, कोई एक ऐसी बुक जो आप पढ़ रही हो और ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है? एक बुक है वो गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर. मैंने वो पढ़ी थी और उसकी वजह से मेरी काफ़ी फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि मैं उन लोग के साथ मतलब मैं जल्दी खा के वो बुक पढ़ने लगती थी और मैं जल्दी चली जाती थी नमाज़ पढ़ने. हमारे स्कूल में नमाज़ पढ़ते, मैं अल-फलाह से हूँ. मैंने वहाँ से अपना 10th कंप्लीट किया है दिस ईयर. तो मैं चली जाती थी जैसे सब कुछ मतलब सबसे पहले करके ना, मैं मतलब मैक्सिमम टाइम बुक्स को देती थी. और फ्री पीरियड में भी बुक्स पढ़ती थी. लाइब्रेरी में भी वो मैं अपनी बुक लेकर साथ में जाती थी पढ़ने के लिए. फिर तो वो नाराज हो ही गई होंगी, ये तो साफ नजर आ रहा है. फिर आपने इस हैंडल को कैसे, मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? फिर वो लोग ने भी पढ़ी ये बुक्स, मतलब उनको धमा दी. हाँ, मेरे घर चला तुम पढ़ो. नाउ लेट मी सी. तो उस टाइम वो लोग भी इतना इंडल्ज हो गई थी वो बुक्स में कि वो हम लोग इग्नोर हो रहे थे. तो फिर मैंने उन लोग से पूछा कि अब कैसा लग रहा है, अब कर रहे हो इग्नोर हम लोग को? तो उन लोग ने कहा हाँ इंटरेस्टिंग तो है ये बुक. ऑलराइट.
अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि आपको मिस्ट्री नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। अगर आपको कभी कोई ऐसे किसी मिस्ट्री नॉवेल का कैरेक्टर बनना पड़े तो आप सस्पेक्ट बनेंगी या फिर करने वाला, मतलब विक्टिम? मैं विक्टिम। क्यों? क्योंकि ना उस पे मतलब रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि सस्पेक्ट जब बनते हैं ना हाँ तो यूजुअली ऐसा होता है, अरे ये कैरेक्टर बहुत बुरा है, हाँ इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। विक्टिम इज लाइक ओ बेचारा। वो तो वैसी वाली फीलिंग आ जाती है रीडर्स के माइंड में, हाँ। तो मैं विक्टिम बनूंगी। अच्छा, और जब कभी आप अपने घर में बुक्स पढ़ती हैं तो ऐसा होता है कि अम्मी वहां से आवाज दे रही हैं, वफा वफा, और आपका यही चल रहा है, बस मम्मा अभी आई अभी आई, तो फिर मम्मा का रिएक्शन क्या होता है? फाइनल रिएक्शन बताइए मुझे और ऑनेस्टी से बताइएगा, हो सकता है अम्मी अभी प्रोग्राम सुन रही हो। तो फाइनल रिएक्शन जो उनका होता है तो वो डांटती हैं, हाँ बहुत डांटती हैं, हाँ आवाज़ दे रही हो तो नहीं आ रही हो, हाँ। क्योंकि जाहिर है इंसान वो हो जाता है, इरिटेट हो। मम्मी का साइड लिया जा रहा है अब, मतलब मैंने कहा ना कि थोड़ा समझ के बोलना, तो मम्मी का साइड लिया जा रहा है। हाँ, जाहिर है इंसान थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तो हाँ मम्मा बहुत डांटती हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि असली रीडर वही है जो अपनी अम्मी की बुक पढ़ते हुए डांट भी खा सके। मतलब इतना पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर कि दोस्तों को भी नाराज़ कर सके, अम्मी की डांट भी खा सके, लेकिन बुक पढ़ता रहे। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो बुक्स के लिए प्यार है वो एकदम सच्चा है। अच्छा, आप जो है एलोक्यूशन स्पीचेस देती हैं, तो स्टेज कॉन्फिडेंस, ऑल्सो वोकैबुलरी, इन सारी चीज़ों का मिक्स होता है ये। तो ये जो ट्रेनिंग है इसका आप रूट जो है, जो जड़ है, वो कहाँ पाती हैं? ओके, तो मेरे जो स्कूल में हम लोग को रोज़ सुबह असेंबली में स्पीचेस देना होता है। ओके। वो होता है हमारा हाउस वाइज। हमारे स्कूल में 4 हाउसेस हैं, तो हर हफ्ते मंथ में 4 वीक्स होते हैं, और हमारे पास 4 हाउसेस हैं, तो हर वीक एक हाउस की टर्न होती है। जैसे समझो आज दारुस्सलाम की है, तो फर्स्ट दारुस्सलाम, वो दारुस्सलाम के जितने स्टूडेंट्स हैं वो वीक में स्पीचेस देंगे, ओके। और वो बहुत मैंडेटरी है, वो देना ही है, वरना आपके हाउस पॉइंट्स कट होंगे। और फिर फाइनल जो एक साल में जो रिजल्ट आते हैं हाउसेस के बीच में जो कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स डे जो होता है, तो उसमें ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, और उसमें हम लोग कभी पॉइंट 1 से आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है। राइट। तो ये हमारे स्कूल में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, स्टेज फियर हटाने के लिए, ये हम लोग के स्कूल ने एक वे ढूंढा है कि हम लोग रोज सुबह असेंबली में स्पीचेस देंगे। ज़्यादा देर की नहीं है, बस 2 से 3 मिनट बहुत है। 2 से 3 मिनट तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होता है। मुझे लगता है अगर कोई 1 मिनट भी पूरी फ्लुएंसी के साथ हाँ, 1 अपने मिनट भी टॉपिक को चलेगा। जस्टिफिकेशन के साथ हाँ। अदा कर दे हाँ। तो 1 मिनट भी बहुत है। हाँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट मैक्स से ज़्यादा नहीं लेते टाइम, ज़्यादा भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है। और हम लोग को मंथ के शुरू में ना हर हाउसेस को उसके टॉपिक दे दी जाती है। ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आपने स्पीच दी हो और आपको खुद ही बोलते हुए बहुत अच्छा फील हुआ हो? पेशेंस एंड परसिवियरेंस। पेशेंस एंड परसिवियरेंस, ऑलराइट। ये मुझको बहुत अच्छा टॉपिक लगा था। आई गेस आई वाज इन 8 व्हेन आई गिव दिस स्पीच, और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें मतलब समझ सकते हैं कि जैसे हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी उन्होंने भी, उनके अंदर भी काफ़ी पेशेंस था। जब ये हम ताइफ के वाक़े से देख सकते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जा रहे थे और उनके जूते खून से लहूलुहान हो गए थे, तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि उन्हीं की नस्ल में से ईमान वाला कोई पैदा होगा, माशाल्लाह। और वो हुआ। देखिए, ये जो एक स्टाइल कह सकते हैं हम, और ये जो एक तरीक़ा है अपनी बात को बेहद नफासत के साथ सामने रखने का, इसके ऊपर हम वफ़ा से और बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं।
You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के अजीम शायर फिराक गोरखपुरी से। फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय था। उनका जन्म 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो उर्दू गज़ल के उन चंद बुजुर्ग शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को जदीद एहसास, इंसानी जज्बात और हिंदुस्तानी तहजीब की खुशबू से माला माल किया। फिराक साहब को उर्दू अदब में उनकी बेमिसाल खिदमात के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया। फिराक की शायरी में इश्क, हुस्न, तन्हाई, फितरत और इंसानी जिंदगी के नाजुक एहसासात का गहरा रंग मिलता है। उनका अंदाज़े बयान निहायत दिलकश, नफीस और फिक्रा अफरोज था। उन्होंने गज़ल को एक नई ताजगी और जदीद लहजा अता किया। आइए उनका एक मशहूर शेर सुनते हैं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। और एक और दिल नशीन शेर मुलाहिजा हो, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी की शायरी मोहब्बत की नरमी, इंसानी जज्बात की गहराई और हिंदुस्तानी तहजीब के हुस्न का आईना है। उनका कलाम आज भी कारी और सामईन के दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। उर्दू अदब की तारीख में फिराक गोरखपुरी का नाम एक ऐसी शायर के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने उर्दू गज़ल को नई फिक्री और जमालियाती आफाक से आशना किया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे हैं चैम्स ऑन एयर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वफा ईमान। तो वफा, हम बात कर रहे थे कि आपका जो स्टेज कॉन्फिडेंस है जिसको आप अपनी स्पीच देने में यूज़ करती हैं, आपने ये भी लिखा है कि आप बैतबाजी भी करती हैं। जी हाँ, मैंने किया बैतबाजी, मुझे तो बहुत शौक है मुझे बैतबाजी। पहले तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि बैतबाजी होती क्या है। तो हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइए कि बैतबाजी में होता क्या है। बैतबाजी में एक्चुअली होता ये है कि इसमें अशार बोलने होते हैं हम लोग को। और पहले तो जो होस्ट रहेगा वो आपको एक लेटर देगा उर्दू का, उससे आपको शेर बोलना होगा। ठीक है। फिर वो शेर जिस लेटर से कंप्लीट होगा उस लेटर से दूसरे टीम को शुरू करना होगा, और वो भी एक शेर बोलेगा। हाँ, और वो भी एक शेर बोलेगा। और उस शेर में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गई तो फिर ये पॉइंट्स दूसरे टीम को चले जाएंगे। गलती
कई तरीके से हो सकती है, तलफ़ुज़ की गलती, लफ्ज़ की गलती, या फिर उनको ये भी बताना होता है कि ये किन साहब का शेर है, किन शायर, वो नहीं। वो नहीं बताना होता है। तलफ़ुज़ की गलती नहीं, मतलब होता है ना बोलते बोलते बीच में से कुछ छूट गया या कुछ और लगा दिया या आगे पीछे हो वज़न गया। चला गया हाँ। शेर का। तो वो गलती अगर हो जाती है तो फिर पॉइंट्स दूसरे को मिलते तो दोस्तों ये मतलब मुझे लग रहा है कि अंताक्षरी का ही दूसरा रूप है। हम अंताक्षरी में गाने गाते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये एक बेहतर तरीका है स्टूडेंट्स के दिल में, दिमाग में शायरी के लिए ज़ौक़ पैदा करने का। isn't it? हैं। यस। तो आप ये बताइए कि ऐसा कोई वाक़या जो बहुत खूबसूरत रहा हो बैतबाजी के दौरान और आपको बहुत मज़ा आया, आपको लगा हो कि ये जो है ना, इट इज़ सच अ नाइस थिंग टू डू। हाँ, मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बैटबाजी की मेरी क्लास 8 में मिली थी मुझको। तो उस वक्त हम लोग का 8 और 9 कोलैबोरेट हो गया था। वो हम लोग 10 से कॉम्पिटिट कर रहे थे, फिर हम हार गए थे, बट फिर भी मुझे था कि मैं 9th में ट्राई करूँगी। मैं 9th में ट्राई की, मैं फिर हार गई, बट आई वाज लाइक मैं 10th में ट्राई करूँगी, एंड फाइनली आई डिड नॉट गिव अप एंड आई फाइनली ट्राइड और मुझको 10th में मिल गया और मतलब हम 10th जीत में आप गए। लोग जीत गए। जी हाँ। अच्छा, और ये बताइए कि ये जो पूरा आपका सफ़र रहा कि पहले आपने पार्टिसिपेट किया, आपने सीखा, फिर 1 साल आप नहीं जीत पाई, फिर आप जीती, तो आपको इस सफ़र में अपने अंदर क्या ग्रोथ दिखी? मतलब उर्दू से मुझको जितनी मोहब्बत थी वो बढ़ गई है। पर तो एक शेर हो जाए। जी, कोई टॉपिक जिस पे आप जिस टॉपिक को अच्छा समझे हैं, वफ़ा ईमान बैठी है, मैं क्या टॉपिक दूं दोस्तों? वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था, गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। क्या आप बता सकती हैं कि शायर कौन है? इसकी शायद मुझे नहीं पता। हाँ, तो बैतबाजी में शायर का नाम नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो दिस वाज सो ब्यूटीफुल। इवन आई वुड से कि अभी तो सिलेक्शन का एकदम से इम्प्रॉम्प्टू आपने बोला, बट स्टिल द शेयर वाज लाजवाब। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग बैतबाजी करते थे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ स्टेज पे कि आप कोई शेर भूल गई हो और मतलब सबने घूर के देखा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं। आपकी किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ? नहीं। रीज़न क्या होते हैं, क्या रीज़न होते हैं? यू नो, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बैतबाजी बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रही थी। रीज़न क्या होते हैं कि एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है? जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर भूलते नहीं हैं, बिकॉज आई थिंक उतनी तो प्रैक्टिस करके आप, रीज़न क्या होते हैं कि कोई जीत जाता है, कोई हार? एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग शेर ऐसे रेयर वर्ड से कंप्लीट करते हैं, ऐसे रेयर लेटर से कंप्लीट करते हैं, जैसे जे, दाल, तो इनसे ना बहुत कम अशार आता है। जैसे ये हो गया, रे हो गया, इन सब से बहुत कम अशार शुरू, तो मतलब आप कोशिश करते हैं कि हम ऐसा शेर बोलें कि वहाँ पे जाके ख़त्म। हाँ, वैसा शेर हम कोशिश करते हैं। तो फिर आगे वाली जो टीम होती है ना, टाइम लिमिट होता है कि आपको इतने सेकंड में बोल देना है। तो जो है आगे वाले जो होते हैं उन लोग को याद करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से टाइम ख़त्म हो जाता है और पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो मतलब यही एक तरीका है जिससे कि कोई टीम हार सके। या तो फिर गलतियाँ भी तो होती हैं ना, भूलते नहीं है, गलतियाँ हो जाती तो उसको अलकत बोलते हैं। तो वो अलकत जब हम निकालते हैं तो उसमें भी पॉइंट्स चले जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक्टिविटी है, एंड आई थिंक आपने अपने स्कूल का नाम मुझे अल फलाह बताया था। आई मस्ट से कि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी, इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में उर्दू भी पढ़ाई जाती है? बिकॉज आई एम श्योर पढ़ाई जाती है। जी हाँ, पढ़ाई जाती है। हम लोग के पास उर्दू और हिंदी ऑप्शन में है। अच्छा, या तो फिर आप उर्दू चूज़ करिए, तो फिर आप हिंदी चूज़ करिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे उर्दू ही चूज़ करते होंगे, क्योंकि उर्दू में एक अलग तरह का प्यार जी और एक अलग तरह की, जो मैं फिर से कहना चाहूँगी, तहजीब, नफासत सब छिपी हुई है।
एंड यू लर्न अ लॉट Yeah. when you learn उर्दू. अच्छा, आपने मुझे जो एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स की बात आपने मुझे बताई थी कि कभी ऐसा हुआ कि आप नर्वस फील की हो स्टेज पर जाने के बाद और आपने फिर उस सिचुएशन को कैसे कवर अप किया? हाँ, वो तो होता ही था। मतलब जब मैं पहले जाती थी, मैं तो पहले देती ही नहीं थी, बच जाती थी, पता नहीं कैसे, बस बच जाती थी। तो मतलब कभी एब्सेंट हो जाती थी, पूरी ऑनेस्टी चल रही है दोस्तों, इधर देखते जाइए. कभी मतलब मैं बच जाती थी, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती थी, या अपनी क्लास में बैठ जाती थी कोई बहाना बनाकर. बट फिर मैंने बताया ना, जब मैंने पेशेंस एंड परसिवियरेंस पे स्पीच दी तो मुझको काफ़ी अच्छा लगा. मुझको लगा कि शायद इसके थ्रू लोगों में कुछ हम डाल सकते हैं. हम मतलब हमारे पास मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, तो उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं. पता नहीं मिलेगी बाद में या नहीं. एंड देन मेरी टीचर्स ने भी बहुत इंकरेज किया था मुझको कि स्टेज फियर हटाने के लिए ही तो है, अटक जाओगी तो कुछ नहीं होगा. तो मेरे टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग थे, उन लोगों ने मोटिवेट किया. शुरू में तो मैं बहुत डरती थी, मतलब मेरा नाम आते ही आंसू आ जाते थे मेरी आँख में. फिर मैं गई. फिर हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अटकी नहीं हूँ, मैं बहुत बार स्टक भी हो जाती थी, कभी कभी मैं वहीं ख़त्म कर देती थी. बट देन ऐसे ही करते रही, बट मैं छोड़ ही नहीं करना. तो वही तो बात है कि यू शुड नॉट गिव अप. तो ये जो फियर, टीयर्स ऑफ फियर है, ये चेंज हो गया किसमें? स्टेज कॉन्फिडेंस में. बहुत बढ़िया. अच्छा, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? मैं दिन की शुरुआत आँखें खोल कर करती हूँ. गुड आंसर. आगे बताइए. उसके बाद फिर मैं अपने दिन की शुरुआत, मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ फजर की, फिर मैं कुरान पढ़ती हूँ. उसके बाद फिर नींद आती है ना, अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स भी हो गए 10th के, तो ऐसे फ्री हूँ तो सो जाती हूँ मैं. बट फिर मम्मा इज़ लाइक, नहीं बाहर चलो, साइकिलिंग करो, कुछ करो, एक्टिविटीज़ करो, अभी घर पे हो. तो वैसे तो आप सुन लेती हैं? अच्छा, तो फिर वो भी बताइए ना. हाँ ना, मैं बता रही हूँ. तो मैं सुनती, एक बार मैंने बस सुना था, उसके बाद फिर मैं भी बोलती हूँ कि नहीं अभी नहीं, बाद में थोड़ी देर से 6 बजे 7 बजे. मम्मा बोलती है नहीं जाओ. फिर मैं गई भी हूँ काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती हूँ. आपने बताया कि आप पाबंदगी से कुरान पढ़ती हैं. जी हाँ, मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ. तो ये बताइए कि कुरान की, जहाँ तक हमें पता है कि हदीस भी होती हैं, ऐसी चीज़ें जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने कही हैं, या उनके एक्शंस हैं, या उन्होंने जिन चीज़ों को अलाउ किया है, तो आपका हदीस पढ़ने में इंटरेस्ट है? हदीस पढ़ने में भी इंटरेस्ट है मेरा, बट मैं ज़्यादा कुरान पढ़ती हूँ. हदीस भी हमारे घर में होती है रोज़, हम रोज़ हदीस भी पढ़ते हैं. बट हदीस के हम सबके साथ मिलकर पढ़ते हैं, कुरान आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं. राइट. तो वही. तो आप हमें कोई एक अच्छी हदीस आप हमें सुना सकती हैं? हमारी ऑडियंस को 100% कुछ सीखने को मिलेगा. जी हाँ, मतलब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, तो जो पहले सलाम में पहल करते हैं उनको ज़्यादा सवाब मिलता है. अच्छा. जी हाँ. तो इसीलिए इससे सीखने को ये मिलता है कि मैं सलाम में पहल करनी चाहिए. ये नहीं कि वही सलाम करेंगे तो आप करिएगा, ऐसा नहीं है. आप जितना सलाम फैलाएंगे उतना आपको सवाब मिलेगा. एंड इनफैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सलाम फैलाया करो. सलाम फैलाया करो. और ये भी हो सकता है कि सामने जो आपके है उसको आप बहुत अच्छी तरह नहीं भी जानते हो, एक को जान रहे हैं और दूसरे को नहीं जान रहे हैं, तो तब क्या हुक्म है? तभी भी सलाम करना है, क्योंकि वो मुसलमान है ना, तो करना है सलाम. तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बातें जो हैं वो इतने अच्छे मोड़ पर आ चुकी हैं कि थोड़ा सा प्रोसेस करें इसे हम अपने दिमाग में, दिल में, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, वरना वफ़ा जो है वो आपसे भी कोई ना कोई स्पाइंग कर लेंगे. आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो.
listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब ना हाईवेज थे, ना ट्रैफिक सिग्नल्स, ना कार्स और ना जीपीएस, लेकिन इंसान फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था, कभी पैदल, कभी जानवरों पर और कभी गाड़ियों के जरिए। और फिर इंसान ने एक अहम सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। अगर हमें दूर तक जाना है तो क्या हम सफर के लिए एक मुस्तकिल रास्ता बना सकते हैं? यहीं से शुरू होती है रोड्स यानी सड़कों की कहानी। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में चलते हैं हजारों साल पीछे और जानते हैं कि इंसान ने रास्ते को सड़क में कैसे बदला। दोस्तों, इंसान ने शुरू में कुदरती रास्तों का इस्तेमाल किया। जहां से लोग और जानवर बार बार गुजरते, वहां धीरे धीरे एक ट्रेल या रास्ता बन जाता। लेकिन जैसे जैसे खेती, तिजारत और बस्तियां बढ़ने लगीं, लोगों को ज्यादा मजबूत और मुनज्जम रास्तों की जरूरत महसूस हुई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि दुनिया के कुछ सबसे पुराने इंजीनियर्ड रोड्स मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट जैसे इलाकों में मिले हैं। एक दिलचस्प मिसाल है स्वीट ट्रैक, इंग्लैंड में बना एक पुराना वुडन ट्रैकवे जो लगभग 3807 BCE का है। इसे वेटलैंड्स और दलदली जमीन को पार करने के लिए बनाया गया था। लेकिन रोड्स की तारीख में एक सिविलाइजेशन ने खास मकाम बनाया, एंशिएंट रोम। रोमन्स ने रोड्स को सिर्फ एक रास्ता नहीं समझा, बल्कि अपनी एम्पायर को जोड़ने का एक पावरफुल सिस्टम बनाया। उन्होंने पत्थर, ग्रेवल और मुख्तलिफ लेयर्स का इस्तेमाल करके मजबूत रोड्स बनाई। रोमन रोड्स इतनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ बनाई जाती थीं कि उनमें ड्रेनेज का भी इंतजाम होता था। कुछ रोड्स पर माइलस्टोन्स भी लगाए जाते थे ताकि ट्रैवलर्स को डिस्टेंस का पता चल सके। रोमन रोड नेटवर्क ने रोम को यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई इलाकों से जोड़ दिया। और रोड्स का फायदा सिर्फ आम मुसाफिरों को नहीं हुआ, फौज तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। ट्रेडर्स अपना माल दूर के बाजारों तक ले जा सकते थे और खबरें भी ज्यादा तेजी से सफर करने लगी। साउथ इंडिया में भी रोड्स का इतिहास बहुत पुराना है। मौर्यन एम्पायर के दौर में इंपॉर्टेंट रूट्स को ऑर्गेनाइज और मेंटेन किया गया। बाद के दौरों में शेरशाह सूरी ने एक बड़े रोड नेटवर्क को डेवलप और इंप्रूव किया, जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। ये रूट साउथ इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने में सदियों तक अहम रहा। फिर आया मॉडर्न जमाना। पत्थर और मिट्टी के रास्तों की जगह धीरे धीरे मैकेडम रोड्स, फिर एस्फॉल्ट और कंक्रीट रोड्स ने ले ली। मोटर व्हीकल्स के आने के बाद रोड्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गईं। आज हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, टनल्स और ब्रिजेस दुनिया के शहरों और मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, रोड्स सिर्फ चलने का रास्ता नहीं है, ये तिजारत के रास्ते हैं, सफर के रास्ते हैं, कल्चर के रास्ते हैं और सिविलाइजेशंस को एक दूसरे से जोड़ने वाले जरिए हैं। हजारों साल पहले मिट्टी पर बनने वाली एक छोटी सी पगडंडी से शुरू हुआ सफर आज मॉडर्न हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं चैम्स ऑन एयर, रेडियो मानू 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे श्रद्धा और हमारे साथ आज हैं वफा ईमान, जिनसे हमारी बात हो चुकी है उनकी अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि स्पीच कंपटीशन
और उनका स्टेज फेयर जो है वो उन्होंने कैसे ओवरकम किया। और अब मैं आती हूँ उनकी और दूसरी एक्टिविटीज़ पर। तुम ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि तुम आगे जाकर गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहती हो एंड स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया है और कब आया है? मुझे काफ़ी पहले मोटिवेशन मेरी क्लास 7th में आया था। तो मेरी जो खाला है वो भी सिविल सर्विसेज में ही है। ओके। और मेरी जो सबसे छोटी खाला है उन्होंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया एंड शी इज़ राइट नाउ इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मेरी जो खाला है, मैंने जिनके बारे में बोला सिविल सर्विसेज में, वो डिप्टी कमिश्नर है। ओके। तो उन लोगों से मैंने ये लिया है। उनसे आपने जो है मोटिवेशन लिया है और जो उसकी प्रिपरेशन है उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या खोज करती हैं, किस तरह की चीज़ों को जानने की कोशिश करती हैं कि आपको आगे एक, जाहिर सी बात है कि आपकी खाला है तो उनसे तो आपको मदद मिलेगी ही, गाइडेंस मिलेगी ही, मगर आप अपने ज़ाती तौर पर ऐसा क्या कर रही हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ मुझे आगे जाके हेल्प मिलेगी? मुझको लोगों ने कुछ बुक्स रिकमेंड किया और मैं वो बुक्स, जैसे जनरल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स, यस। वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब के बारे में अभी से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ और फिर ये सब लोगों ने बताया अभी तक तो। और आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं कि नहीं रोज़ाना? जी हाँ, मुझको बहुत इंटरेस्ट है न्यूज़। और न्यूज़पेपर में सबसे पहला कौन सा पेज होता है जो आप पढ़ती हैं? जराइम व हादसात, मतलब आप उर्दू पेपर पढ़ती हैं? जी हाँ, इंग्लिश भी पढ़ती हूँ मैं। इंग्लिश में मैं यूजुअली स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ती हूँ। ओके। तो आपका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है? जी हाँ, तो स्कूल में आप स्पोर्ट्स में क्या खेलती हैं? मैंने बहुत खेला है, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, बहुत सारा खेला है मैंने। लेकिन मम्मी जो है वो सुबह सुबह साइकिल चलाने के लिए कहती हैं। तो फिर क्यों नहीं आप अपनी यहाँ पे भी एक टीम बनाती हैं अपने दोस्तों के साथ कि इस तरह के गेम्स भी आप लोग खेल सकें यहाँ पे? हाँ, बट सबकी मतलब सबको खेलना चाहिए ना। फिर वैसे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं खेलूँगी। बट यूजुअली आजकल कोई ज़्यादा खेलना नहीं चाहते, बातें करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग स्कूल से इतना थक कर आते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कोई हमसे बात करे। तो इसीलिए बात करना भी, तो किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना, इससे मेंटली इंसान थोड़ा सुकून में आ जाता है ना। जी बिल्कुल, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन अच्छा, 10th के बाद सब लोग कहते हैं बड़ा प्रेशर आ जाता है। जी हाँ। तो ये प्रेशर तुम भी ले रही हो? नहीं, अभी तक तो मुझे ये प्रेशर फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल फील नहीं हुआ? 10th में फील हुआ था? 10th में, क्योंकि आई थिंक 10th रिमेन्स द फर्स्ट बोर्ड दीज डेज। हाँ हुआ, हाँ रहा था मेरे लिए। बहुत प्रेशर था 10th में। तो अभी आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं अपने 11th क्लास में? मैंने MPC प्लस MSET लिया। MPC प्लस MSET, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, MPC बेसिकली वो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। MSET जो होती है इंजीनियरिंग के एग्जाम की कोचिंग होती है। अच्छा, तो ये आपके स्कूल में ही दी जा रही है कोचिंग? जी हाँ, मेरे स्कूल में ही दी जा रही है। तो इसके लिए आपको स्कूल जो टाइम है उसी में आपको ये हो जाती है आपकी कोचिंग, या आपको अलग से फिर वहाँ पर रुकना पड़ता है? हम लोग का 5 बजे तक रहेगा। हम लोग के जो कॉलेज है वो 5 बजे तक रहेगा। उसके विदिन 2 आवर्स हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे, हम कोचिंग वगैरह सब कुछ। हाँ, मतलब स्कूल का टाइम थोड़ा बढ़ गया है इसलिए, क्योंकि स्कूल का टाइम यूजुअली 2:30 3 PM तक रहता है, isn't it? जी हाँ, मेरा स्कूल का टाइम 4 तक था। अच्छा, ऐसे भी आपका 4 भी PM 4 तक था। और मॉर्निंग में आप कितने बजे जाती थी? हम लोग की क्लासेस 8:40 से शुरू हो जाती थी, बट हम यहाँ से निकलते थे 7:30 पे। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में असेंबली में भी देयर आर मेनी एक्टिविटीज़, है ना? तो इस वजह से आपके स्कूल का टाइम जो है वो काफ़ी तवील है, isn't it? नहीं, मैं स्कूल से थोड़ा दूर रहती हूँ ना। अच्छा, इस वजह तो इस वजह से भी इस है। वजह से भी। और मैंने स्कूल ट्रांसपोर्ट अवेल किया हुआ है, तो फिर उसको हर जगह से पिक करना होता है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा पहले निकलना होता है। अपनी फूड हैबिट्स के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल जो है वो घर में पेरेंट्स एक बात से जो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं वो तो है मोबाइल। लेकिन जो दूसरी एक और चीज़ है वो होती है फूड हैबिट्स। तो
आप अपनी फूड हैबिट्स के बारे में बताइए, और ताकि हमारी ऑडियंस भी सुने और समझे कि फूड हैबिट्स अच्छी रखना कितना ज़रूरी है। पहले आप अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम वफ़ा ईमान है। हाँ। मैं फ़िलहाल स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। स्पाइसी बोले तो? फूड्स स्पाइसी मतलब चटखारा हाँ। और इसमें नींबू वगैरह का टेस्ट होना चाहिए हाँ। और उसमें मिर्ची ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे पसंद है वो। और फिर मुझे मज़ा आता है खाने में, मुझको अच्छा लगता है। वरना मैं अगर नहीं खाऊँ तो मुझको फीका फीका सा लगता है। एक्चुअली ये जो मैंने ये हैबिट ना अपने स्कूल से अडैप्ट किया। मेरे फ्रेंड्स वो सारे हैदराबाद के हैं, अच्छा। तो उन लोग खाते हैं, तीखी चीज़ें खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं वो लोग। तो मुझे भी खाते खाते बचपन से आदत हो गई है। तो अब मुझको जब किसी खाने में कम मिर्ची होती है ना तो मुझको खाना फीका लगने लगता है। तो मतलब खुद को बचा लिया इन्होंने कहा कि मतलब क्योंकि स्पाइसी खाने के लिए हम बोल सकते थे क्या करती हो भाई, तो बोल दिया भाई बचपन से हैदराबाद में रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बच्चों को मम्मी पापा को आजकल बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है कि पानी पियो बेटा, पानी पियो। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी मम्मा मुझको भी बोलती हैं पानी पियो। लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, है ना? आपको क्या लगता है शरीर के लिए पानी क्यों जरूरी है? हाँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जितना स्वेट करते हैं उससे भी वाटर वेस्ट होता है हमारा। तो पानी में बदन में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। डिहाइड्रेशन, जैसे मैं बहुत बार डिहाइड्रेशन की वजह से फेंट भी हुई हूँ। मतलब मैंने स्पोर्ट्स के दौरान मतलब मैंने पानी मतलब सही से नहीं पिया था और मैं खेली जा रही थी, हालांकि मेरे फ्रेंड्स वे लाइक पानी पियो पानी पियो। मैंने नहीं पिया, बट फिर मैं बाद में बेहोश हो गई थी। मतलब लंच में अपने में बेहोश हो गई थी और मेरा फाइनल राउंड लंच के बाद था जो कि मिस हो गया था। तो शायद पानी मुझे पी लेना चाहिए था। पानी पी लेना चाहिए था। तो ये पढ़ती मिस्ट्री नॉवेल्स हैं, लेकिन वहाँ पर बेहोश होने का जो रीज़न था वो कोई नहीं था, पानी स्कूल क्योंकि स्कूल के अंदर हुआ था ना ये सब। तो लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या किया? मतलब फिर और होती रही या आपने कुछ सीखा कि मुझे अच्छे से पानी मतलब मैंने थोड़े टाइम के लिए सीखा था, हाँ। बट फिर वैसे ही हो गया। फिर मैं बेहोश हुई। बेहोशी का सिलसिला दोस्तों। फिर मैं बेहोश हुई, फिर ठीक हुई। फिर मैं पानी वगैरह अच्छे से पीती थी, खाती वाती थी सही से सब कुछ। फिर मैं 10th में फिर बेहोश हुई। तो दोस्तों देखिए, वफा की एक बात आपने भी नोटिस की होगी कि वफा एकदम से पीक पर नहीं पहुंचती किसी चीज़ के। बैतबाजी में भी वो 8th क्लास में सीखी, 9th क्लास में थोड़ा आगे बढ़ी और 10th में उन्होंने जीत लिया। तो अब ये पानी का जो है दारोमदार कि भाई इसको भी पीना सीखना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल आप फेंट नहीं हूँ। ऑलराइट। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आपके स्कूल का आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगी अपने स्कूल में? पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स। हाँ, पॉजिटिव चेंज। मतलब ये नहीं कि नो होमवर्क, वो वाला चेंज नहीं, वैसा नहीं। मैं अपने स्कूल में एक एडिशनल सब्जेक्ट रखूंगी। ओके। मतलब लाइक इस बार हमने बोर्ड्स दिया तो मुझे ऐसा लगा कि एक एडिशनल सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या है वो एडिशनल सब्जेक्ट जो आपको लगता होना चाहिए? कोई सा भी, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या AI हो गया। हाँ, तो AI या तो फिर आप लोगों को 10th में AI नहीं था? नहीं, हम लोग को एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं थे। हम लोग को नॉर्मल 5 सब्जेक्ट जो CBSE की तरफ से होता है वही थे। ओके। तो मुझको ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट मुझको ऐसा लगता है कि एक एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए था, ताकि कभी कभी कुछ पेपर्स होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। हालांकि हमने अपनी पूरी तैयारी की होती है, अपनी तरफ से 100% दिया होता है, बट फिर ऐसा हो जाता है कि फिर पेपर ऐसा आ जाता है और फिर बहुत डिसअपॉइंटिंग भी फील होता है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट होती है।
तो वो एडिशनल सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना परसेंटेज हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरे स्कूल में एक एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका सीबीएसई बोर्ड ही तो रहा होगा। जी हाँ। तो सीबीएसई बोर्ड में मुझे जहाँ तक पता है कि बाकी स्कूल्स में तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, तो आपके स्कूल में ऐसा क्या रीजन रहा कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं था, मतलब एडिशनल वो सब्जेक्ट? तो मुझे नहीं पता, हो सकता है फैकल्टी का कुछ होगा, उतना मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि नहीं थे मेरे लिए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे लिए, तो मैं वो लाना चाहूँगी। ऑलराइट। सो वफा, आपसे बात करके बहुत बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली। हमें ये समझ में आया कि अगर सही ट्रैक पे कोई इंसान रहना चाहता है तो वो आराम से रह सकता है, किसी भी एज में रह सकता है। एज इज़ नो बार। ठीक है, आप छोटी हैं, अभी आपने 10th क्लास ही पास किया है, लेकिन आपकी सारी बातें माशाल्लाह नफासत से भरपूर थी। एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत खूबसूरत मैसेजेस जो हैं वो सुनने को आपसे मिले होंगे। दोस्तों, आज हमारी बात हुई वफ़ा से, लेकिन कल आपसे हो सकती है, इसलिए क्योंकि आप सब में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। अगर आप भी चैम्प्स ऑन एयर में शिरकत करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomanu@manuu.edu.in पे। थैंक यू वफ़ा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू once again, thank you for giving me an opportunity to share my opinion. द प्लेजर इज आवर्स, इजंट इट? दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए चैम्प के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। टेक केयर। You were listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।